सबको नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। पहले क्वेश्चन आंसर ले लें। आज हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। आंचल महेश्वरी जी ने पूछा है, उनका एक मेल चाइल्ड है, बच्चा है, 33 kg उसका वेट है और 110 सेंटीमीटर हाइट है। क्या चिकित्सा करें? निश्चित रूप से इसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, इसलिए T3, T4 और TSH की जांच कराएं। तब तक जो स्थूल रोग में, मेदो रोग में जो चिकित्सा का उल्लेख मैंने किया था, उसका आप इसमें प्रयोग करें। पुराना फल घृत और ब्राह्मी घृत का उपयोग हम कर सकते हैं। यदि पुराना हो जाए कर सकते हैं, लेकिन उसको खोल करके उसको देख लीजिए कि दुर्गंध तो नहीं आ रही है, सड़न तो नहीं है। अगर ऐसा है तो ना लीजिए, लेकिन अगर पुराना है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक का, तो आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। KN गंगवार जी ने एड्रिनल ट्यूमर्स के बारे में पूछा है, उसकी चिकित्सा के बारे में। एड्रिनल ट्यूमर्स ये बेनाइन ट्यूमर है जो कि एड्रिनल ग्लैंड्स के ऊपर उत्पन्न हो सकता है। नॉन कैंसरस माउस है ये। एड्रिनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स और मेडुला, जो 2 भाग होते हैं, इनमें ट्यूमर हो सकता है। सामान्यतः कोई सिम्टम्स पैदा नहीं होते, परंतु एल्डोस्टेरोन और कार्टिसोल हार्मोन जो एड्रिनल से पैदा होता है, उसकी मात्रा अधिक उत्पन्न होने लगती है, जिससे विकारों की उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए जो ट्यूमर का ट्रीटमेंट है, क्योंकि बिनाइन है, तो इसमें निश्चित रूप से लेखन वस्ती काम करेगी। इसमें त्रिफला, विडंग, गिलोय, इनका काढ़ा बना लें 300 ml, गोमूत्र मिलाएं 50 मिलीलीटर और शहद इतना ही 50 मिलीलीटर विधिवत वस्ती देवें। इसमें निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। इसके अलावा फलत्रिकारिक्वाथ 30 ml खाली पेट में दोनों टाइम देवें। दूसरा, कांचनादिवटी आरोग्यवर्धनी का भी सेवन लगातार कराएं। अब ये ट्यूमर है, इसलिए लगभग 3 महीने का अवधि आवश्यक है ट्रीटमेंट लेने के लिए, तब इसको फ़ायदा होगा। एक्चुअली इसकी अर्बुद से तुलना की जा सकती है। आभ्यंतर्गत अर्बुद है और बाह्य अर्बुद है। उस हिसाब से आपको सोच के उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको तय करनी पड़ेगी। आशीष शर्मा जी ने पूछा है, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर पर एक व्याख्यान चाहते हो। ठीक है, मेरे ध्यान में है, इसको आगे किसी व्याख्यान में करेंगे। KN गांगवार जी ने पूछा है, श्रोणपासन 10 वर्ष के बच्चों में किया जा सकता है क्या? लगभग 3 से 6 माह तक दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। 10 वर्ष तक के बालकों को ही श्रोणप्राशन कराना चाहिए, और अगर 3-6 माह तक लगातार दें तो बहुत अच्छा है। क्या क्षीरपाक ऑयल का प्रयोग वस्ती, नस्य और स्तनपान में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यह ब्राह्मण स्वरूप का स्नेह है, इसलिए जहाँ ब्राह्मण गुण की अपेक्षा है वहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है। माधव मिश्रा जी ने वीर स्तंभन के लिए एक योग पूछा है। वीर स्तंभन के लिए बबूल फली, बबूल होते ना कांटे वाले, बबूल फली उसमें लगी रहती है, उसको तोड़वा लें, सुखा लें। और बबूल का गोंद ये बाजार में उपलब्ध है। तो बबूल फली, बबूल का गोंद, शतावरी,
मुलैठी और धाय पुष्प, शतावरी, मुलैठी, धाय पुष्प, बबूल फली, बबूल के गोंद, इन चारों को सुखा करके और एकदम बारीक चूर्ण इसका तैयार कर लीजिए। अब 1 चम्मच सुबह शाम को मिनॉल माल्ट के साथ, च्यवनप्राश के साथ या ब्राह्मी रसायन के साथ इसका सेवन कराएं। इससे निश्चित रूप से रोगी को प्राप्त होगा। इसी की आप वस्ती भी लगाएं, स्तंभक वस्ती, यही द्रव्य रहेंगे। अश्वगंधा, शतावरी, मुलैठी, पुष्पधन्मा, धाय पुष्प, बबूल फली, बबूल गोंद, इनकी वस्ती भी आप पेशेंट को देंगे तो अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। इसमें अनुवासन देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये एक प्रकार की यापन वस्ती है, तो इसका प्रयोग करें। सुनील राठौर जी ने पूछा है कि आम बात में स्नेहाभ्यंग, स्नेह से चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, लेकिन यदि क्रॉनिक हो गया हो, 2 महीने के ऊपर हो गया हो, 1 महीने के ऊपर आम बात हो गया हो, ऐसी अवस्था में आप स्नेहाभ्यंग कर सकते हैं। लेकिन वह स्नेहाभ्यंग विषगर्भ तैल, सैंधवारी तैल या निर्गुंडी तैल से होगा। उसी प्रकार जानू में आम बात हो, भयंकर दर्द हो और 2-3 महीना बीत गया हो आम बात को, तो ऐसी अवस्था में आप जानुवस्ती कर सकते हैं। लेकिन जानुवस्ती आपको सैंधवारी तैल, विषगर्भ तैल या निर्गुंडी तैल से करना है। ब्रह्मण तैल का उपयोग आम बात में जानुवस्ती के लिए नहीं करना है। रविराज कोंकानी जी ने, उनका एक पेशेंट है, 15 साल का फीमेल है, कर्णस्राव हो रहा है, अबाध्यरी भी है। तो अब कर्णस्राव किस वजह से हो रहा है, इन्फेक्शन है कि और कोई मिडिल ईयर की कोई डिसीज़ है, तो मैं तो सलाह दूंगा कि पहले कर्ण रोग विशेषज्ञ को बता करके डिसीज़ को डायग्नोस करा लें, ज़्यादा अच्छा है। तब तक आप बिलवारी तैल 4-4 बूंद दिन में 2 बार डालें और रोज़ाना शाम को बट्स से साफ करें। आरोग्यवर्धनी और पंचनम्य बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार दें, तो इसमें हील अप जल्दी हो जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट को ज़रूर दिखाएं। नंदिनी कपूर जी ने, एक उनका कोई पेशेंट होगा, रजा प्रवृत्ति देने पर भी पीरियड्स नहीं आए। तो पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, उसका कारण की तलाश करना चाहिए। उसको सोनोग्राफी करा के देख लें, पीसीओडी तो नहीं है, एनीमिया के पेशेंट तो नहीं है, या और कोई ल्यूकोरिया जैसी डिसीज़ तो नहीं है। ये सब देख करके आप ट्रीटमेंट प्लान करें। लेकिन इसमें लेखन द्रव्य काम करेंगे। कुमारी आसो 20 ml पानी भोजन के बाद, पुनः रजा प्रवर्तनी बटी देवें और एलोवेरा का जूस 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को देवें और कारण का पता लगाएं और उस कारण की चिकित्सा हमको करनी पड़ेगी। डॉक्टर विजय सैनी ने माउथ अल्सर, मुखपाक, इसकी चिकित्सा पूछी है। तो निश्चित है पाक हुआ है तो यहाँ पहले शोधन फिर रोपण गंडूस देना है। शोधन गंडूस के रूप में पंचकोल के द्रव्यों के साथ गंडूस धारण कराएं, उसका काढ़ा बना लें, गंडूस करें और फिर रोपण गंडूस का धारण करें। रोपण में पंचवल्कल क्वाथ या जात्यादि घृत या जात्यादि तैल, इसका भी कवल धारण करने से अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। अगर कहीं चमेली मिल जाए तो चमेली के पत्ते को खूब चबाइए, रस को चारों तरफ लगाइए, जहाँ व्रण हो, जहाँ अल्सर हो, लेकिन उसको निगलना नहीं है, धीरे से फेंक दिए। ऐसे दिन में 2-3 बार चमेली के पत्तों को चबाने से बहुत आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा इसका संबंध पाचन व संस्थान से भी होता है। अगर
रोगियों को कॉन्स्टिपेशन हो, इंडाइजेशन हो, तो भी माउथ अल्सर हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक दूसरे दिन अमलतास का गूदा 20 ग्राम लेके 4 कप पानी डालकर 1 कप शेष रहने तक पका लें और प्रति दूसरे दिन रात को सोते टाइम 2 घंटे भोजन के बाद इस काढ़े का सेवन कराएं। और त्रिफला घृत 10 ग्राम दिन में 2 बार भोजन के आधा घंटे पहले सुखोष्ण कर उष्ण जल के साथ इसका सेवन कराएं। भोजन के आधा घंटा पहले, दोपहर को और शाम को। निरंतर ये प्रक्रिया करने से 15 से 20 दिन में अल्सर निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। और कोई तीखी चीज़ें, मिर्ची, बेसन और फास्ट फूड जैसी चीज़ें, अचार, चटनी जो उत्तेजित करते हों मुख के अल्सरों को, वो आप ना लें। डॉक्टर दिनेश राज जी ने COPD ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। COPD मीन्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। कई लंग्स की ऐसी डिसीज होती हैं जिसकी वजह से एयर फ्लो में रुकावट आ जाती है, ब्लॉकेज होता है। अ ग्रुप ऑफ लंग्स डिसीज ब्लॉक क्रिएट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइजमा। इन रोगों के कारण जो श्वास नलिकाएं हैं उसमें अवरोध उत्पन्न होता है और रोगी को कष्ट होता है। इसके कारण श्वास की तकलीफ और शॉर्ट, बहुत छोटे छोटे श्वास लेता है पेशेंट, और जिस प्रकार श्वास के लक्षण मिलते हैं वैसे लक्षण इस रोगी में प्राप्त होते हैं। तो लक्षणानुसार इसकी चिकित्सा करना है। भारांग्यादिक्वाथ 30 ml खाली पेट दोनों टाइम दें। और श्वास रोग में मैंने अपने व्याख्यान में बहुत से योग बताए थे, वो कृपया देख लें और उनका पालन आप इन रोगों में कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया उष्ण जल का सेवन, गर्म पानी का सेवन। अगर यह पानी सुंठी से सिद्ध हो तो और अच्छा। ज़्यादा वेग आते हो, बहुत तकलीफ होती हो, तो सोमलता फांट इसका पुनः पुनः आधा घंटे में सेवन कर सकते हैं। उससे भी रोगी को लाभ प्राप्त होगा। छाती में लवण और तैल, तिली तैल और लवण, इसको थोड़े से पका लें और वक्ष प्रदेश में अभ्यंग करें। अभ्यंग करने के बाद नाड़ी श्वेत करें, कुकर के माध्यम से नाड़ी श्वेत वक्ष प्रदेश में करें। इससे भी रोगी को आराम प्राप्त होगा। बाकी जो श्वास का ट्रीटमेंट है वो आपको इसमें करना है। और लाक्षण ट्रीटमेंट, विजय सैनी जी ने एक इच्छा प्रकट की है कि उनको पंचकर्म सीखना है। आसपास कोई पंचकर्म के सेंटर हो तो बताएं। तो मुझे तो ज्ञान नहीं है कि मैरुत के आसपास कोई पंचकर्म सेंटर है, लेकिन कभी कभी हम लोग प्रोग्राम करते हैं 5 से 7 दिन का, और उसमें प्रत्यक्ष पंचकर्म को सिखाते हैं। बहुत से ऐसे हमने शिविर किए हैं। जब कभी शिविर होगा तो निश्चित रूप से आपको सूचना दी जाएगी। अजयता चन्ना जी ने पूछा है जलकुंभी का विकल्प। तो विकल्प की तलाश मत करें। जलकुंभी बनाने में बहुत तकलीफ नहीं होती है, आप जलकुंभी बना लें। अब बहुत ही अच्छी चिकित्सा है। और अगर जलकुंभी नहीं मिलता है तो बाकी जो चिकित्सा मैंने बताई है हाइपरथायरॉयडिज्म में, उसको आप करें। उससे निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। लेकिन इसको बना लें, जलकुंभी कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर गुरप्रीत कौर जी ने बच्चों में शीत पित्त हो जाए तो क्या उनमें शोधन कर सकते हैं? तो 10 साल के नीचे के बालकों में शोधन नहीं करना है। 10 साल के ऊपर आप शोधन कर सकते हैं। ननस्यम ऊन सप्ताब्दे न तीतासी तपस्रे न चौनाष्टा तत्से धूमा कवलो नौन पंचमे न शुद्धि ऊन 10 में न चातिक्रांत सप्ततौ। और 70 वर्ष के ऊपर भी शोधन प्रक्रियाएं नहीं करना चाहिए।
लेकिन मात्रावस्ती और प्रतिमर्शनस आजन्म मरणम सस्तम, यह आजन्म मरण यानी जन्म से मृत्यु पर्यंत तक इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये ध्यान दे करके ट्रीटमेंट बच्चों का करना चाहिए। बाकी और जो ट्रीटमेंट मैंने शीत पित्त में बताया है व्याख्यान में, वो आप इनको करें। मोनिका चिटनेविस जी ने डायलेड स्पीच इन चाइल्ड, कई ऐसे पेशेंट हैं जो जन्मजात डायलेड स्पीच से ग्रसित हैं, बहुत देर में बोलना सीख पाते हैं। इसके लिए अकरकरा और वचा, अकरकरा, वचा और मुलहठी, 3 चीज़ें हैं। अकरकरा, वचा और मुलहठी समभाग ले करके इसका बारीक चूर्ण तैयार कर लें, शीशी में भर कर रख लें और इसकी 2.5 ग्राम से 5 ग्राम की मात्रा शहद में मिला करके चटाएं दिन में 2 बार। लगातार 6 महीना इसका प्रयोग करें। इसके अलावा कुचिला के भी योग, जैसे टैबलेट नियो चरक की आती है, 2 गोली सुबह शाम देवें, या अग्नितुन्नी भट्टी 2 गोली सुबह शाम, और साथ में इंद्रिय वर्धक तेल से नस्यकर्म करें। इंद्रिय वर्धक न मिले तो अणु तेल से करें। 4-4 बूंद दिन में 2 बार नासा में, प्रत्येक नासा में डालें। इससे निश्चित रूप से पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। जितेंद्र मिश्रा जी ने पूछा है, नवीन जोशी जो इस कार्यक्रम के प्रवर्तक हैं, जिनके पेज में व्याख्यान हो रहा है, उनका नंबर पूछा है। तो मैं बार बार बोलता हूँ, जो हमारे व्याख्यान हो गए हैं, यदि कोई व्याख्यान आपको चाहिए तो डॉक्टर नवीन जी से संपर्क करें। उनका नंबर है 9760846878। फिर मैं रिपीट करता हूँ, 9760846878। तो उनसे आप बात करके पूर्व में जो व्याख्यान हुए हैं उनका डिटेल आप प्राप्त कर सकते हैं। अजयता चन्ना जी ने पूछा है, स्वर्ण प्राशन किस आयु में शुरू करना चाहिए? तो निश्चित है, स्वर्ण प्राशन तो जब पैदा होता है बच्चा, प्रथम दिन ही स्वर्ण सींग से पहले जो है घृत और शहद को चटाया जाता था, लेकिन आचार्य कश्यप ने स्वर्ण प्राशन की पूरी विधि बताई है, उसको मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन इसको 10 वर्ष तक की आयु तक आप स्वर्ण प्राशन कर सकते हैं। केएन गांगवार जी ने T3 T4 नॉर्मल है और TH बढ़ा हुआ है, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करेंगे? अगर TSH बढ़ा है तो निश्चित रूप से हाइपोथायरॉयडिज्म का ये केस है। TSH बढ़ने पर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है और इसमें फटीग, वेट गेन, वेट बढ़ जाता है, फेस में स्वेलिंग हो जाती है, त्वचा बहुत सूखी होती है और हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाता है जब TSH की मात्रा बढ़ती है। इस तरीके से आप ये पता लगा सकते हैं। डॉक्टर गिरिराज प्रसाद शर्मा जी ने आयु के अनुसार स्वर्ण प्राशन की मात्रा के बारे में पूछा है। तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं, क्योंकि ये मूल वर्णन काश्यप संहिता में प्राप्त होता है स्वर्ण प्राशन का, लेकिन वहाँ डोज, मात्राओं का बिल्कुल उल्लेख नहीं है। तो अपने विवेक के अनुसार से मात्राओं का निर्धारण करें। जो हम लोग देते हैं वो आपको बता रहा हूँ। 6 माह तक के बच्चे को 1 से 5 बूंद तक की मात्रा देना चाहिए। 6 माह तक के बच्चे को 1 से 5 बूंद, और 7 माह से 1 वर्ष तक 10 बूंद की मात्रा प्रातः 1 बार ही देना है। और 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों में आधा चम्मच स्वर्ण प्राशन देना है
और 5 साल से 10 साल तक के बच्चों को 1 चम्मच स्वर्ण प्राशन देना है। क्योंकि ये एक प्रकार का लेह तैयार होता है, एकदम से बहुत पतला नहीं होता है कि ड्रॉपर से हम आसानी से दे सकें। तो इसलिए चम्मच के माध्यम से निकाल करके विधिपूर्वक अपने विवेकानुसार मात्राओं का निर्धारण करके इसका प्रयोग करना चाहिए। अब आइए, ऐसे चिकित्सक जो इस कार्यक्रम को हमेशा देखते हैं और काफ़ी प्रश्न उनके मन में आते हैं, पूछते हैं, कई बार तो टेलीफोन आता है, प्रयास करता हूं कि सबका उत्तर दे सकूं। ऐसे हमारे चिकित्सक हैं सुनील रातौरी जी, जो स्वयं बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं और उनके क्वेश्चन भी बड़े सटीक होते हैं। देन संदीप सिंह, डॉक्टर विनय यदु, डॉक्टर विनय मित्तल, डॉक्टर नीरज कश्यप, डॉक्टर ऋषि मिश्रा, डॉक्टर उत्कर्ष वर्मा, डॉक्टर नवनीत दाधीच, डॉक्टर हेमाद्रि यदु, हरिओम कुलशेष जी, डॉक्टर आशीष शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर जतिंदर वर्मा, डॉक्टर अर्चना वर्मा, विजय सैनी, डॉक्टर मृत्युंजय त्रिपाठी, उत्कर्ष आर्य, डॉक्टर जया गुप्ता, डॉक्टर नीतू सिंह, डॉक्टर उषा तभानी, डॉक्टर अरुणा वर्मा, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, डॉक्टर मोनिका चिटनिविस, डॉक्टर रवि नारायण मोहंता, डॉक्टर मृत्युंजय गनीसर, सपना डीमरी, डॉक्टर वंदना पाठक सीनियर चिकित्सक हैं, डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा, डॉक्टर योगेश महाजन, डॉक्टर रीना शर्मा, माधव सुधा शर्मा, डॉक्टर विष्णु हारित, डॉक्टर दिनेश राज, डॉक्टर अर्चना जायसवाल, ये इस कार्यक्रम को फॉलो कर रही हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार। अब आइए हाइपोथायराइडिज्म के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। जैसा कि आप समझते ही हैं, थायराइड हार्मोन्स का कम मात्रा में स्राव होने से थायराइडिज्म की या थायराइडिज्म रोग उत्पन्न होता है। इसमें T4 हार्मोन की रक्त में कमी हो जाती है, T4 की कमी हो जाती है। नॉर्मल मात्रा इसकी 4 to 12 है, इससे भी कम हो जाता है और TSH की मात्रा बढ़ जाती है। TSH हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जो लगभग 15 से 20 MUL से अधिक हो जाती है। इसमें T3 हार्मोन का ज़्यादा महत्व नहीं होता है, इसमें TSH और T4 का महत्व ज़्यादा होता है। हाइपोथायराइडिज्म में 2 तरह के लक्षण प्राप्त होते हैं। एक वे लक्षण जो बच्चों में प्राप्त होते हैं, दूसरे वयस्कों में प्राप्त होते हैं। जो बच्चों में लक्षण हैं जो प्राप्त होते हैं, उसको बौनापन या क्रिटिनिज्म कहा जाता है। इसमें जन्म से ही बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाता है। जन्म के समय थायराइड अविकसित रूप से या रोगग्रस्त होती है, तभी क्रिटिनिज्म नामक व्याधि की उत्पत्ति होती है। ये कंजेनाइटल व्याधि है एक तरह से देखा जाए। प्रायः यह व्याधि 2 वर्ष के आयु तक के बालकों में होती है। लक्षण के रूप में ड्राई और स्केली स्किन हो जाती है, हमेशा विबंध की शिकायत पेशेंट करता है, हॉर्स क्राइंग
और ब्रेडिकार्डिया, पल्स रेट जो है वो कम हो जाती है। अस्थियों का विकास रुक जाता है, चेहरा गोल राउंडेड फेस हो जाता है, बौनापन होता है, और जो हेड है उसका वो नैरो हो जाता है, नैरो ऑफ फोरहेड। उधर आगे की ओर बढ़ जाता है, बहरापन भी हो सकता है, और उसका मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है, और पेशियों में कड़कपन, रिजिडिटी ऑफ द मसल्स ये उत्पन्न होती है। ये लक्षण बच्चों में पाए जाने वाले क्रिटिनिज्म के हैं, बौनापन के हैं। वयस्क व्यक्तियों में जो हाइपोथायराइडिज्म होता है उसको मैक्सोडिमा के नाम से जाना जाता है। इनके प्रमुख सिम्टम्स हैं कोल्ड इंटॉलरेंस, ठंडी उनको बर्दाश्त नहीं होती, मेंटल एंड फिजिकल लिथार्जी, मानसिक शारीरिक कमजोरी महसूस होती है, बेबंद हो जाता है, स्लोइंग स्पीच, बोलने में धीरे धीरे वो बोल पाता है, इंटेलेक्चुअल जो फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब होते हैं, चेहरे में पफीनेस, लॉस ऑफ हेयर, आल्टर्ड टेक्सचर ऑफ स्किन, स्किन का जो स्वाभाविक कलर है वो बदल जाता है, और इससे मेटाबॉलिज्म भी प्रभावित होता है, और मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने से अनेक प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। इनमें जो प्रमुख लक्षण हैं वो है टायर्डनेस, थकावट बिना परिश्रम के, वजन बढ़ना, वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस, ठंडी चीज़ों से वो ठंडी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस और ग्वाइटर, ये प्रमुख लक्षण मैक्सोडिमा में प्राप्त होते हैं। टायर्डनेस, वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस और ग्वाइटर। रक्तवाह और श्वसनवाह संस्थान में विकृति भी उत्पन्न हो जाती है। उसमें लक्षण होते हैं ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, कार्डियक फेल्यूर, एंजाइना, पेरिकार्डियल एंड प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल एंड प्लूरल इफ्यूजन, ये लक्षण रक्तवाह श्वासवाह संस्थान में प्राप्त होते हैं। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में पेशियों में ऐंठन, वेदना और कड़कपन हो जाता है मांसपेशियों में, डेफनेस, बहरापन, सेरिब्रल एटेक्सिया, दो प्रकार एटेक्सिया होता है, सेंसरी और सेरिब्रल, तो इसमें सेरिब्रल एटेक्सिया हो जाता है, टॉनिक, स्पाज्म ऑफ मसल्स और मसल्स रिजिडिटी, ये लक्षण रोगी में न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में प्राप्त होते हैं। त्वचागत लक्षणों में स्किन का सूखा होना, ड्राई स्किन, एलोपेशिया, रक्तवर्ण के होंठ हो जाते हैं, विटिलिगो की उत्पत्ति, ल्यूकोडर्मा की उत्पत्ति और मिक्सोडिमा। प्रजनन संस्थान में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो ये हैं मेनोरेजिया, बंध्यत्व, स्तन से दुर्गंध आना और इम्पोटेंस, ये लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। पाचनवाह संस्थान में कॉन्स्टिपेशन और कभी कभी एसाइटिस की उत्पत्ति भी हो जाती है। अब आइए चिकित्सा के बारे में विचार करें। निश्चित रूप से ये जितनी भी व्याधियाँ मैक्सोडिमा में होती हैं वो कफ के विकार के स्वरूप होती हैं, तो इसलिए कफज दुष्टि के लक्षणों की जो चिकित्सा हम करते हैं वही चिकित्सा यहाँ हमको करना चाहिए। हाइपर में पित्त का अनुबंध होता है, पित्त बढ़ा हुआ रहता है, और हाइपो में कफ की वृद्धि होती है।
तो निश्चित है जब कफ की विकृति है तो हमें वमन कराना है। वमन कराने के पहले आभ्यंतर स्नेहपान त्रिफला घृत से कराइए और इसके पहले दीपन पाचन औषधियों का जरूर प्रयोग करें। जब भी आभ्यंतर स्नेहपान करें तो दीपन पाचन औषधियों का प्रयोग करें। मैं तो हमेशा पंचकोल क्वाथ 5 से 7 दिन तक हम पेशेंट को देते हैं, क्योंकि प्रत्येक रोग पहले आमज होता है फिर निरामज होता है। तो आम की चिकित्सा किया जाना बहुत आवश्यक है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आम एक प्रकार है वो विष है, और जहाँ जहाँ आम पहुँचता है जिस दोष से इसका अनुबंध होता है वैसे वैसे ही रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए आम चिकित्सा करने के लिए पंचकोल क्वाथ, पंचकोल चूर्ण, त्रिकट चूर्ण या अलग अलग शुंठी चूर्ण, इनका प्रयोग, कहीं कहीं लवण भास्कर हिंगोष्टक चूर्ण का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो निरामावस्था प्राप्त करने के बाद आभ्यंतर स्नेहपान त्रिफला घृत से प्रारंभ करें। कोष्ठानुसार त्रिफला घृत 30 ml अथवा 50 ml अथवा 80 ml से प्रारंभ कर सम्यक स्नेह के लक्षण प्राप्त करें। सम्यक स्नेह के लक्षण प्राप्त होने के बाद 1 दिन स्वेदन और फिर इसके बाद वमन कराएं। वमन के लिए मुलैठी, पटोलपत्र और नींब, मुलैठी, पटोलपत्र और नींब 20-20 ग्राम लेकर के 100 ml काढ़ा बना लें और इसमें 12 से 15 ग्राम मदन फल पिपली यौकुट करके भिगो के रात्रि में रख दें। वमन के 1 दिन पहले ये क्रिया करनी पड़ती है। अब वमन के दिन इनको मसल लें, छान लें। छानने के बाद इसमें शहद 20 ग्राम और 2.5 ग्राम सैंधव मिला करके वमन कल्प के रूप में इसका प्रयोग आप करें। वमन के 15वें दिन विरेचन कराना है। तो मान लीजिए 7 दिन संसर्जन कम कराया, 8वें दिन रेस्ट पीरियड, 9वें, 10वें, 11वें दिन 100 ml, 150 ml और 200 ml या 100 ml, 125 ml और 150 ml, जैसा पेशेंट का कोष्ठ हो उस अनुसार 3 दिन बढ़ी हुई मात्रा में आभ्यंतर स्नेहपान करें। 11वें, 12वें, 13वें दिन, 9वें, 10वें, 11वें दिन, 9वें, 10वें, 11वें दिन, देन 12वें, 13वें, 14वें दिन, 3 दिन वाय अभ्यंग और वाय शोधन करें। और ऐसा आहार विहार दें में जो न तो कफवर्धक हो न पित्तवर्धक हो। इस तरह के वमन के 15वें दिन विरेचन कराएं। विरेचन के लिए कुटकी, निशोथ, अमलतास ये 30-30 ग्राम लेके 100 ml काढ़ा बना लें। इसमें 30 से 40 ml कैस्टर ऑयल, और यदि क्रूर कोष्ठी रोगी है तो उसमें 1 से 2 रत्ती इच्छाभेदी रस मिला करके विरेचन कराएं। संसर्जन करने के पश्चात फिर इसमें निरूह बस्ती देना है। निरूहण जरूरी है। कलगंड हो, गंडमाला हो, अर्बुद हो, इनमें निरूह बस्ती बहुत फायदा करती है। इस निरूह बस्ती में गोक्षुर, त्रिफला, शुंठी और विडंग। गोक्षुर 20 ग्राम, त्रिफला 50 ग्राम, शुंठी 20 ग्राम और विडंग 20 ग्राम, इनको यौकुट करके काढ़ा बना लें 300 ml। और इस 300 ml काढ़े में त्रिफला घृत 50 ml, यवक क्षार 10 ग्राम और शहद 50 ml मिला करके विधिवत बस्ती तैयार करके निरूह बस्ती देवें। अब निरूह बस्ती, इसमें अनुवासन विशेष देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रारंभ में सहचर तैल की अनुवासन बस्ती दें और अंत में सहचर तैल की अनुवासन बस्ती दें। मात्रा 30 ml ही रखें। भोजन के बाद ये मात्रा अनुवासन बस्ती दी जाती है। खाली पेट में निरूह दी जाती है, जैसा आपको मालूम है। ऐसा आप कर्म बस्ती, काल बस्ती, योग बस्ती के हिसाब से कम काल बस्ती 16 बस्तियों का जो कोर्स होता है वो जरूर करना चाहिए। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि अल्टरनेट, जैसे आज अनुवासन दिया, फिर अस्थापन, फिर अनुवासन, फिर ऐसा देने की आवश्यकता नहीं है। पहले अनुवासन दे दें और लास्ट में अनुवासन दे दें।
त्रिफला आगे जो काढ़े का प्रयोग है, ये शोधन करने के पश्चात त्रिफला क्वाथ या आरग बदारी क्वाथ, इन दोनों में से कोई भी क्वाथ बहुत ही उपयोगी है। इनका 20 ग्राम की मात्रा लेके 4 कप पानी में बॉईल करें, 1 कप बचे तब तक पकाएं, छान लें। छानने के बाद दोनों टाइम खाली पेट इसका सेवन कराएं। इसके अलावा मेदोहर गुग्गुलू, गोक्षरादि गुग्गुलू, अमृतादि गुग्गुल बदल बदल करके 2-2 गोली दिन में 2 बार उष्ण जल के साथ सेवन करावें। और जलकुंभी भस्म, जो मैंने तरीका बताया था बनाना आपको, जलकुंभी आप कलेक्ट करवा लें, सुखा लें। सूखने के बाद उसमें आग जला करके उसका भस्म बना लें और इसको 1000 mg के कैप्सूल बना लें। और ये बड़ी उपयोगी भस्म है हाइपो और हाइपर दोनों के लिए। चित्रकादिवटी और कांचनादिवटी, ये भी 2-2 गोली दिन में 2 बार देवें। रस औषधियों में गंडमाला कन्नन रस 250 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, शिलज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम। फिर मैं बताता हूँ, गंडमाला कन्नन रस 250 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, शिलज इत्यादि रस 250 मिलीग्राम। शिलज इत्यादि लौह ऐसी एक मात्रा है। दिन में 3 बार शहद के साथ चाटन कराएं। और इसमें नस्य कर्म विशेष रूप से बताया गया है। कटुतुम्बी बीज का सुरस, कटुतुम्बी जो कड़वी लौकी होती है, उसके बीज का अवपीड़न नष्ट करना है। बीज को कलेक्ट करके चूर्ण का बना लें। 1 दिन पहले 2 चम्मच कटुतुम्बी बीज को भिगो के पानी में रख दें, प्रातःकाल उसको छानें और ये अवपीड़न नष्ट प्रयोग करें। अगर ये प्राप्त न हो तो विडंग, शिग्रु और वचा ये आसानी से मिल जाते हैं। विडंग, शिग्रु और वचा, इनका बारीक चूर्ण करके आप रख सकते हैं। जब अवपीड़न देना हो तो उसके 1 दिन पहले 2 चम्मच लेकर के पानी में भिगो के रखें और प्रातःकाल उसको छान लें मसल कर। यह अवपीड़न नष्ट हुआ। इसकी मात्रा 6 से 8 बूंद आप देंगे। तो प्रथम 2 दिन षड्बिंदु तैल 6-6 बूंद, एक ही बार प्रातःकाल, और प्रत्येक तीसरे दिन अवपीड़न नष्ट करें। ऐसा 21 दिन का कोर्स इसमें आपको करना है। एक और अच्छा योग प्रयोग है जो आपको करना चाहिए, वह है पिपली रसायन, वर्धमान पिपली रसायन। शास्त्रों में तो रसायन अध्याय में इसका वर्णन है और 1000 पिपलियाँ लेना चाहिए ऐसा उल्लेख है। प्रारंभ 10 पिपलियों से, दूसरा मध्यम रोगियों के लिए 6 पिपली, और जो अल्प बल वाले हैं उनको लिए 3 पिपलियों से प्रारंभ करने के लिए बताया है। और अप डाउन करते हुए 1000 पिपली का प्रयोग करना चाहिए रसायन गुणों प्राप्त करने के लिए। यहाँ हम चिकित्सा के लिए ले रहे हैं, हाइपोथायराइडिज्म में ले रहे हैं, तो यहाँ 1 पिपली प्रतिदिन बढ़ाएं। आज मान लीजिए 1 पिपली लिया, कल 2 पिपली, परसों 3, ऐसे 10 दिन तक 10 पिपली बढ़ाएं। और फिर 9, 8 ऐसा क्रमशः कम करें। ऐसे 3 कोर्स आप दे दें। उसी क्रम से दुग्ध आपको बढ़ाना है। आज यदि आधा लीटर लिया है तो कल 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, जितना भी दूध पी सकें उसको पिलाना चाहिए। खाने में खिचड़ी या खीर, दलिया, खीर ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि एक्चुअली पिपली बहुत गर्म होती है, इसलिए ऐसे शीतल द्रव्य भी खाने में देना चाहिए। लेकिन तली मली चीज़ें, बेसन आदि का सेवन न कराएं। इसके 3 आवृत करें तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। प्रयास ये करें कि गौमूत्र में 1 दिन पहले पिपली को भिगो के रख दें, 1 दिन पहले, और दूसरे दिन प्रातः खाली पेट में इसका आपको सेवन करना है। लेकिन तत्काल दूध भी पीना है। पिपली लेने के बाद दूध पीना आवश्यक है। ऐसे 3 कोर्स करने से हाइपोथायराइडिज्म में विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। ये सब चिकित्साएं ऐसी हैं कि आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है,
आप सोचें कि इसका विकल्प क्या है, उसका विकल्प हम ढूंढें, तो ऐसे में उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरह नहीं होता है। तो निष्णांत होकर के और ट्रीटमेंट की पद्धति पेशेंट को पहले से काउंसलिंग करें, समझा दें, तो फिर आपको कोई तकलीफ़ आगे भविष्य में नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी समय मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।